प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। 11वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, हिंदी जो है संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। तो तीसरी सबसे बड़ी भाषा माने विश्व में जो स्थान प्राप्त है विभिन्न भाषाओं को, उसमें तीसरा स्थान हिंदी को प्राप्त है। बहुत अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी जो है भारत में भी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। इसका साहित्य जो है बहुत अधिक समृद्ध है और यहाँ पर एक राजभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा के रूप में भी उसको स्थान प्राप्त है, हिंदी को स्थान प्राप्त है। वही हिंदी के बारे में कुछ बातें, कुछ जानी बातें, कुछ अनजानी बातें आप लोगों को पढ़ने के लिए इस किताब में है। ये है आपकी 11वीं की हिंदी पुस्तिका। यह आप लोग के पास होगी, ये मैं समझती हूँ सब लोगों के पास होगी। हिंदी की पाठ पुस्तिका में आपको पढ़ने के लिए 4 इकाइयां हैं। इकाई माने यूनिट। पहली इकाई है सपने सुनहरे, दूसरी इकाई है चांद सितारे, तीसरी इकाई है जान पहचान और चौथी इकाई है दर किनारा। इन सब इकाइयों में आपके लिए बहुत सारे विविधता भरे चीजें पढ़ने के लिए हैं। पहली इकाई में सपने सुनहरे में आपके लिए 4 पाठ दिए गए हैं। पहला पाठ है लघु कथा अनुताप, दूसरा कविता मधु ऋतु, तीसरा यह हमारा अधिकार है और चौथा है जुलूस चित्रा मुद्गल के द्वारा। तो आज के लिए हम जिस पाठ को देखने जा रहे हैं, पहली इकाई का पाठ है जिसका नाम है अनुताप। इकाई का नाम है सपने सुनहरे। बच्चों, परीक्षा संबंधी कुछ बातें मैं आप लोगों को ध्यान में लाना चाहती हूँ। तो हिंदी जो है 80 अंकों की परीक्षा है। 80 माने 80 मार्क्स की परीक्षा है और 20 अंक इसमें सी के लिए है और पूरा कुल मिलाकर 100 अंक में। तो एक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों वर्षों के लिए इसमें 100-100 अंक आपको दिए जाएंगे और कुल मिलाकर 200 में 12वीं पास होने पर 200 में आपको जितनी आपको परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे वो 200 में प्राप्त होंगे। तो आपको किसी भी प्रकार को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत ही आसान प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो आपके पाठभाग से ही लगभग सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपना पाठभाग ध्यान से पढ़िए और उसे ध्यान से समझिए, उसके बाद उसका उत्तर लिखिए। पहली इकाई है सपने सुनहरे। इसका पहला पाठ है लघु कथा अनुताप, जो कि सुकेश साहनी द्वारा लिखी गई है। तो इस अनुताप में जाने से पूर्व आप ये वीडियो जरा ध्यान से बच्चों, कैसे हमें अपने सहजीवियों के प्रति संवेदना होनी चाहिए, कैसे बालकों के मन में यह संवेदना आ जाती है, वैसे ही बड़े लोगों के मन में भी आनी चाहिए अपने साथियों के प्रति। ऐसी ही एक कहानी है अनुताप। अनुताप माने उसी के प्रकार, उसी ताप का अनुभव अपने हृदय में करना। जिस प्रकार का दूसरा व्यक्ति वेदना का अनुभव करता है, उसी वेदना का अनुभव स्वयं भी करना, उसे ही अनुताप कहते हैं। तो अनुताप कहानी में जाने से पूर्व मैं उसके बारे में 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भी सब सहजीवी के प्रति जो संवेदना है वो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे जीवन में हम अनजाने मतलब क्या है, जानबूझकर नहीं, गलती से हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को हम कभी कभी सुधार नहीं पाते हैं, उसके लिए हम पश्चाताप करते हैं बाद में।
कैसी गलतियां होती हैं जिस पर हम मरहम पट्टी नहीं कर सकते, मरहम पट्टी ना उसको सुधार नहीं सकते। मरहम पट्टी करना मतलब क्या है, जब हमें चोट लग जाती है तो हम उस पर बैंडेज करते हैं, उसे कहते हैं मरहम पट्टी। लेकिन कुछ गलतियों पर हम कभी भी मरहम पट्टी नहीं कर सकते, उस पर बैंडेज नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं सकते। इसी कहानी में इसी संवेदना को व्यक्त किया गया है कि कभी कभी ऐसी गलतियों को हम सुधार नहीं पाते हैं, लेकिन हमें पश्चाताप जरूर होता है उन गलतियों को देखकर। छात्रों, हमारे पहली कहानी है अनुताप, जो कि एक लघु कथा है। अब आप लोग सोचेंगे लघु कथा क्या है? लघु कथा एक ही घटना पर केंद्रित होती है। केवल 2 या 3 पात्र होते हैं। प्रसंग तथा चरित्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग। पात्रों के नाम जैसे रखे जाए कि चरित्र के अनुकूल हो, अर्थात चरित्र के अनुकूल पात्रों की हम योजना बनाते हैं। जब कहानी लिखते हैं तो भाषा आकर्षित होती है, मुहावरों का भी प्रयोग इनमें होता है। कथा में कई संदेश हो या सोचने के लिए पाठकों को प्रेरणा देता है। ऐसी उस कथा के अंत में एक संदेश अवश्य होता है जो पाठकों को सोचने के लिए मजबूर करता है। तो अनुताप जो कहानी है, जो कि जिसके लेखक हैं सुकेश साहनी जी, उन्होंने यह एक लघु कथा लिखी है जो कि अपने लघु कथा लेखन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं हमारे सुकेश साहनी जी। आपकी पाठ पुस्तिका के पीछे सुकेश साहनी का एक विस्तृत साक्षात्कार दिया गया है। साक्षात्कार माने इंटरव्यू दिया गया है, जो आप पढ़ के देखिए, जिसमें उन्होंने लघु कथा के बारे में भी कहा है। तो सुकेश साहनी जी के बारे में कहते समय कुछ बातें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। हर एक लेखक के बारे में या कवि के बारे में जो आने वाले चैप्टर्स हैं, उनमें आप आने वाले कवियों के बारे में या लेखकों के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये एक परीक्षा योगी प्रश्न है, आपसे उनका जीवन वृत्त पूछा जाएगा इन लेखकों के बारे में या कवियों के बारे में। तो पहले हमारे लेखक हैं सुकेश साहनी जी, जिनका जन्म 5 सितंबर 1956 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं लघु कथा संग्रह, कहानी संग्रह और अनुवाद भी उन्होंने किया है। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। परमेश्वर गोयल लघु कथा सम्मान और माता शरावती देवी पुरस्कार, डॉक्टर मुरली मनोहर हिंदी साहित्य सम्मान आदि पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी लघु कथा की विशेषता क्या है, ये जरा हम लोग देखते हैं। हिंदी लघु कथा के क्षेत्र में वो सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो उन्होंने बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं। उनकी रुचि हमेशा लघु कथा लिखने में रही, इसलिए वो उन्होंने हिंदी में बहुत ज्यादा लघु कथाएं लिखी हैं। इसलिए वो उनका वही क्षेत्र उनके लिए सबसे अधिक शक्ति प्रदान करता है, लघु कथा का क्षेत्र। उन्होंने लघु कथा में टूटते सामाजिक मूल्यों पर चिंतन किया है। टूटते सामाजिक मूल्य माने क्या है? सोशल वैल्यूज को जो टूटते जा रहे हैं, जो आजकल सोशल वैल्यूज का कोई महत्व ही नहीं रह गया है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। ग्राम संस्कृति के भोला भाला चित्र, ग्रामीण लोगों का भोला भाला चित्र, बहुत ही सिंपलिसिटी, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। शहरी सभ्यता के खोखलेपन के पीछे भागते हुए लोगों की व्यथा, शहरी सभ्यता के पीछे भागते हुए लोगों के खोखलेपन के बारे में भी उन्होंने लिखा है। खोखलापन माने क्या है? खोखलापन, एम्प्टीनेस, उनके अंदर कुछ भी नहीं है, दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, उसे ही खोखलापन कहते हैं। निम्न वर्ग की पीड़ा और निराशा है, उनके मन में निम्न वर्ग के प्रति निराशा भी है और पीड़ा भी है। इन सब बातों के लिए वो प्रसिद्ध हैं हमारे सुकेश साहनी जी। तो बच्चों, ये आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा अपनी किताब में, और इसके बारे में एक जीवन वृत्त भी मैंने आगे दिया है, वो जरूर अपने नोटबुक्स में लिख लीजिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा उनके बारे में। अनुताप। बाबूजी, आइए मैं पहुंचाई देता हूँ, एक रिक्शे वाले ने नजदीक आकर कहा। असलम अब नहीं आएगा, क्या हुआ है उसको?
रिक्शे में बैठते हुए उसने लापरवाही से पूछा। पिछले 4-5 दिनों से असलम ही उसे दफ्तर पहुंचाता रहा था। बाबूजी, असलम नहीं रहा? क्या? उसको शक सा लगा। कल तो भला चंगा था, उसके दोनों गुर्दों में खराबी थी। डॉक्टर ने रिक्शा चलाने से मना कर रखा था। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। कल आपको दफ्तर पहुंचाकर लौटा तो पेशाब बंद हो गया था। अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। अनुच्छेद को, कहानी के इतने से भाग को समझने के लिए हम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। कौन कौन है? इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? हाँ बताइए, जरूर बताइए आप लोग कौन कौन है। बाबूजी और रिक्शे वाला। दूसरा प्रश्न ये है बच्चों, रिक्शे वाले ने बाबूजी के नजदीक आकर क्या कहा? कुछ कहा है उन्होंने, उनके नजदीक आकर। नजदीक आना मतलब क्या है? पास आना। हाँ, बाबूजी के नजदीक आकर रिक्शे वाले ने क्या कहा? कहा कि असलम नहीं आएगा। अब असलम नहीं आएगा। लापरवाही से किसने पूछा? लापरवाही। लापरवाही मतलब क्या है? केयरलेसली। केयरलेसली मतलब क्या है? बेफिक्री से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना केयर किए हुए किसने क्या पूछा? हाँ, बाबूजी ने रिक्शे में चढ़ते हुए केयरलेसली पूछा, लापरवाही से पूछा कि क्या हुआ है उसको। बाबूजी को 4-5 दिनों से कौन दफ्तर पहुंचा रहा था? हाँ बोलिए आप लोग। हाँ, असलम 4-5 दिनों से बाबूजी को, असलम ही 4-5 दिनों से बाबूजी को दफ्तर पहुंचा रहा था। बाबूजी असलम नहीं रहा, अर्थात क्या है बच्चों? हाँ, यही है कि असलम की मृत्यु हो चुकी है। यही बाबूजी से रिक्शे वाला कहना चाहता है कि असलम की मृत्यु हो चुकी है। अब बाबूजी असलम नहीं रहा मतलब क्या है? असलम की कल मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो अब आपको रिक्शे में पहुंचाने के लिए नहीं आएगा। 4-5 दिनों से कौन बाबूजी को रिक्शे में पहुंचा रहा था? असलम रिक्शे में पहुंचा रहा था। अब वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है। उसे शक सा लगा। एक वाक्य है आपके बुक में, उसे शक सा लगा। क्यों? क्यों लगा उसको? किसको? बाबूजी को शक सा लगा। शक लगना मतलब क्या है? डाउट होना। डाउट होना। कैसे डाउट हुआ बाबूजी को? जो कल तक मुझे पहुंचा रहा था रिक्शे में, वही आज नहीं रहा। उस व्यक्ति के बारे में ऐसा सुनकर बाबूजी को शक सा लगा। हाँ, बाबूजी को रोज असलम 4-5 दिनों से रिक्शे में दफ्तर पहुंचा रहा था। दफ्तर माने क्या है? ऑफिस पहुंचा रहा था। वही असलम आज नहीं रहा के बारे में सुनकर बाबूजी को शक सा लगा। भला चंगा होना मतलब क्या है? अच्छा होना, ठीक ठाक होना। गुर्दों की खराबी मतलब क्या है? किडनी डिसीज। आवाज में गहरी उदासी थी। आवाज में गहरी उदासी माने क्या है? आवाज में उसकी गहरी उदासी थी, बहुत दुखी था वो व्यक्ति ये बताते समय कि जब असलम की मृत्यु हो गई है, ये बताते समय उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। असलम को डॉक्टर ने क्या कहा था? आप लोगों ने एक वाक्य पढ़ा होगा, डॉक्टर ने कुछ कहा था असलम से। क्या कहा था डॉक्टर ने असलम से? रिक्शा चलाने से डॉक्टर ने मना कर रखा था असलम को। डॉक्टर ने क्या कहा था असलम को? असलम से ये कहा था कि रिक्शा मत चलाना, लेकिन फिर भी असलम क्या कर रहा था? रिक्शा चला रहा था। बच्चों, कल क्या हुआ था असलम के साथ? आप लोगों ने पढ़ा है अभी अभी
क्या हुआ था असलम के साथ कल? हाँ, असलम कल जब बाबूजी को दफ्तर पहुंचाकर वापस लौटा तो उसका पेशाब बंद हो गया था और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। यहाँ पर एक वाक्य है दम तोड़ना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? मृत्यु हो जाना। दम तोड़ देने का अर्थ क्या है? मृत्यु हो जाना। तो कल जब बाबूजी को दफ्तर पहुंचाकर असलम लौटा तो क्या हुआ? उसका पेशाब बंद हो गया और वो क्या हो गया? वो अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर इस लघु कथा में 3 कथा पात्रों का वर्णन किया गया है। पहले है बाबूजी और दूसरा है असलम, तीसरे है रिक्शा वाला, नया रिक्शा वाला। 3 लोग हैं इस पूरे कहानी के कथा पात्र। इस पूरे अनुच्छेद को समझने के लिए आप घर पर बैठकर 2-3 प्रश्नों के उत्तर लिखना जरूरी है गृह कार्य के रूप में। तो पहला प्रश्न है, उसकी आवाज में गहरी उदासी थी, किसकी आवाज में और क्यों? समझे आप उत्तर? क्वेश्चन को समझ लिया आप लोगों ने? उसकी आवाज में गहरी उदासी थी, किसकी आवाज में और क्यों? ये आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, असलम की मृत्यु के बारे में नया रिक्शा वाला यात्री से क्या बताता है? असलम की मृत्यु के बारे में नया रिक्शा वाला यात्री से क्या बताता है? उन दोनों के बीच का वार्तालाप तैयार करें। उन दोनों के बीच का वार्तालाप लिखना है आपको। उन दोनों के बीच में हुई बातचीत के रूप में लिखना है। ये पूरा जो अनुच्छेद आज हमने जो पढ़ा है वही बातचीत के रूप में आएगा, उसी को आपको बातचीत के रूप में लिखना है। तो वार्तालाप लिखने से पहले बच्चों कुछ बातों को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आप पहली बार तो लिख नहीं रहे हैं, 10वीं कक्षा में भी आप लोगों ने वार्तालाप लिखा होगा। तो वार्तालाप में कम से कम 5 डायलॉग्स होने चाहिए, कम से कम 5 डायलॉग्स होने चाहिए और मैक्सिमम 8-10 हो सकते हैं। तो संवाद में एक प्रवाह होना चाहिए, एक शुरू होना चाहिए और एक अंत भी होना चाहिए। और संवाद में के विषय के अनुसार ही आप लोग संवाद बनाएं। संवाद मतलब डायलॉग्स बनाएं। संवाद सरल भाषा में लिखना चाहिए। संवाद को कैसे लिखना चाहिए? सरल भाषा में लिखना चाहिए। बहुत बड़े बड़े वाक्यों में नहीं लिखना चाहिए, सरल भाषा में लिखना चाहिए और स्वाभाविक लगना चाहिए। स्वाभाविक मतलब हम लोग जैसे बातें कर रहे हो वैसा लगना चाहिए। ये है संवाद वार्तालाप की विशेषताएं। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक वार्तालाप तैयार कीजिए और हम अपनी टीचर को दिखाइए। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग ये जरूर पढ़िए, किताब में जरूर एक और बार पढ़ के देखिए और जो जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके उत्तर भी आप लोग नोट में लिख लीजिए और जो परीक्षा योगी 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए हैं उनका भी उत्तर आप अपने बुक में लिखकर अपने अध्यापिका को दिखाइए। और आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।